नमस्कार, उज्जवल जम्मू न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रिंस। जिस प्रकार आप सभी जानते हैं, कोविड-19 के चलते जो है देश की अर्थव्यवस्था पर काफ़ी ज़्यादा सवाल खड़े हो गए हैं। उसी चर्चा के विषय में लेकर आज हम आपसे बात करने के लिए जो हमारे साथ खास मेहमान जो हैं दीपांकर सेन गुप्ता जी हैं, जो एक अर्थशास्त्री के नाम से भी जाने जाते हैं। तो आइए सबसे पहले दीपांकर सर, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। किस तरीके से देखते हैं आप ये जो कोविड-19 जो एक अभी महामारी का दौर चल रहा है, तो इस पर किस प्रकार से अर्थव्यवस्था पे जो असर पड़ रहा है? देखिए, असर तो कई तरीके से। पहला असर, ये महामारी ऐसा है कि सरकार मजबूर होकर एक लॉकडाउन घोषित कर दिया है। लॉकडाउन का मतलब क्या है कि हम घर से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, ये गैर कानूनी है और डर के वजह से भी लोग बाहर नहीं निकलेंगे। जब आपने फरमान के तहत आपने दुकानें, फैक्ट्री सब कुछ बंद ही कर दिया है, तो जाहिर सी बात है आपका जो उत्पादन है वो खुद ब खुद बंद हो जाएगा। आपने क्या खोल रखा है? एग्रीकल्चर थोड़ा बहुत खुला है और आपकी एसेंशियल सर्विसेज, दवाई, ग्रोसरीज वगैरह ये खुले हुए हैं, क्योंकि खाना तो लोगों को है ही। तो इसीलिए इन सर्विसेज को छोड़ के और ये प्रोडक्शंस को छोड़ के बाकी सब बंद है। अब आप 70% इकोनॉमी को इस तरह जब बंद कर देते हैं तो असर क्या पड़ेगा आपके सामने ही है। और उसका सबसे बड़ा जो एक उदाहरण मैं लोगों को देता हूं, मार्च के जीएसटी कलेक्शंस 94,000 करोड़ थे, अब 25,000 करोड़ इस अप्रैल के महीने में हो गए हैं। तो जीएसटी आप कलेक्ट करते हैं, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज एंड कंजम्पशन पे आप करते हैं, तो कंजम्पशन जाहिर सी बात है इतना गिर चुका है कि आपका जीएसटी भी गिर चुका है। तो वहां से आपको पता चलता है कितना बड़ा गिरावट आया है इकोनॉमी में। दीपांकर सर, स्टेट की बात करेंगे, स्टेट तो भी हमारी यूटी बन चुकी है, लेकिन 148 ईयर्स पुराना जो महाराजा जी का एक रीति रिवाज जो चलती आ रही थी, जो हमारी स्टेट में जिस तरीके से दरबार जो है साल में 2 बार मूव किया जाता है, ठीक है, उस दरबार मूव करने में काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता है, तकरीबन 200 करोड़ के करीब जो है वो खर्चा आता है। तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि वो जो 200 करोड़ का खर्चा दरबार मूव पे करना ज़्यादा ज़रूरी है, या वो अपने स्टेट की इकोनॉमी पे अगर लगाया जाए कहीं ना कहीं तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल हो? देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। पूरा अगर बजट देखते हैं इस सरकार की, यूटी सरकार की, तो ये जो आप खर्च की बात कर रहे हैं 200 करोड़, ये 1% भी नहीं है। ये 1%, आधा प्रतिशत भी नहीं, आधा का आधा प्रतिशत भी नहीं है। बात ये हम करते थे बिकॉज इट वॉज पॉलिटिकल, क्योंकि आपके जो रियासत, तथाकथित रियासत तो थोड़ा आर्टिफिशियली बनाया गया था। एक जम्मू था, एक कश्मीर था, तो एक सेम्बलेंस ऑफ यूनिटी बनाने के लिए महाराजा ने कई तरीके अपनाए। और एक है मूविंग दरबार, कभी जम्मू में बैठता था, कभी श्रीनगर में बैठता था। हमें सोचना पड़ेगा 200 करोड़ रुपए खर्च क्यों होता था, और 200 करोड़ रुपए इसलिए खर्च होता था क्योंकि जम्मू कश्मीर रियासत जो था बहुत ही सेंट्रलाइज्ड रियासत था। अगर ये डिसेंट्रलाइज्ड होता तो इतने सारे दफ्तरों को घिलने की कोई जरूरत ही होती नहीं। अगर आपकी ई गवर्नेंस होता तो आप सिर्फ पेन ड्राइव और लैपटॉप लेके आ सकते थे, पर आपने नौकरशाही और रेड टेपिज्म का इतना बड़ा मुहिम चलाया है कि आपके जो टन्स ऑफ फाइल्स है उसको भी आपको शिफ्ट करना है। जब डिसेंट्रलाइज्ड हो जाते हैं, जब आपके फॉर्म्स ऑफ गवर्नेंस आर्किक होते हैं, तब ये दरबार शिफ्ट में आपको बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। मैं मानता हूं दरबार शिफ्ट में अगर ठीक तरह से देखा जाए, ठीक तरह से किया जाए, आप ई गवर्नेंस पे आ जाते हैं, उस प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, तो 10-20 करोड़ ज्यादा खर्चा होना ही नहीं चाहिए। बिकॉज मेरा मानना है बल्क ऑफ द एम्प्लॉइज को तो शिफ्ट करना ही नहीं चाहिए अगर आप डिसेंट्रलाइज्ड हो। पर आप सब पावर्स अगर यूटी के हाथ में रखना चाहते हैं या स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में रखना चाहता है, तो जाहिर सी बात है वो हजारों एम्प्लॉइज को भी शिफ्ट करना पड़ेगा। तो आज अगर दरबार का मूव एक्सपेंसिव है, ये मूव की वजह से नहीं है, ये इसलिए है क्योंकि जम्मू कश्मीर में कोई विकेंद्रीकरण नहीं हुआ है और ई गवर्नेंस का कोई नाम ही नहीं है। मतलब सर, जिस प्रकार अभी जो हमारी स्टेट जो है उसको यूटी में कन्वर्ट किया गया है, तो यूटी में सेंटर ने बड़े सारे दावे भी किए हैं, बड़े सारे दावे जो करके आई है पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं। या इसकी बात करें जब अगस्त से जो है यूटी बनी है, तो उसमें कृषि सबको हटाने के बाद कई सारे दावे किए। तो एक अर्थशास्त्री होने की
बिना पे एक अर्थशास्त्री होने तक आपको कैसा लगता है कि आफ्टर कोविड, अभी तो चलो कोविड की सिचुएशन है तो हम उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते कि हमें डेवलपमेंट तो चाहिए नहीं इस टाइम पे हमें खाली एक अपनी जान चाहिए सबसे पहले तो। उसके बाद का नज़रिया क्या रहेगा? क्या यूटी गवर्नमेंट जो है क्या वो सक्सेस हो पाएगी यहाँ? देखिए, यूटी गवर्नमेंट सक्सेस हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, ये यूटी गवर्नमेंट के कामों पे निर्भर करेगा। जाहिर सी बात है, लोग बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं क्योंकि बहुत सारे वायदे किए गए थे अगस्त 5 के बाद, जब मरकजी हुकूमत ने सीधा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया इसको यूटी बना के रियासत से। लोगों को लगा कि अब बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं। बदलाव एक आसानी से आता नहीं है। दूसरी एक बात जम्मू कश्मीर यूटी के लोग समझते नहीं हैं कि इस रियासत का इकोनॉमी का कितना बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर था, 50% से ज्यादा था। ये एक बहुत ही कमजोर अर्थनीति का एक निशानी है। आप हिमाचल में जाइए, हिमाचल की बात क्यों कर रहा हूं कि वो पड़ोसी मुल्क है, पड़ोसी रियासत है और वो भी माउंटेनस है जम्मू कश्मीर की तरह। लोग यहाँ पे कहते हैं ना, टेरेन की वजह से फार फ्लंग एरिया में प्रॉब्लम होता है, तो वो भी माउंटेनस है। वहां पे अगर आप सरकारी खर्च देखना चाहते हैं एज प्रोपोर्शन ऑफ टोटल जीएसडीपी, वो 28% है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश अपने पैरों पे खड़ा है, जम्मू कश्मीर इतने दशकों के बाद खड़ा नहीं हो पाया है। यूटी जो बना है, इसका मुख्य जो एम होना चाहिए वो है एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर दे ताकि जम्मू कश्मीर के लोग खुद ब खुद अपना रोजगार ढूंढे और खुद ब खुद कारोबार बनाए, खुद ब खुद लोगों को नौकरी दे और आगे बढ़े। आज मानसिकता जम्मू कश्मीर के लोगों में ये है कि नौकरी सिर्फ सरकार से मिल सकता है, और मैं उनको दोष नहीं दूंगा क्योंकि दशकों से यही आशा सरकार ने ही उनको दिया है। और ये सरकार सिर्फ रियासती सरकार नहीं, तो मरकजी हुकूमत में भी दिया है। बातों बातों पे अनाउंसमेंट होता है 50,000 नौकरियां। अरे भाई, 50,000 नौकरी आपने कह दिया, किस बुलबुत में कहा और क्यों कहा आपने? जब मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत दशकों से और आज भी सरकारी नौकरी का इतना बढ़ावा करते हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे यूथ भी सरकार की ओर देखता है नौकरियों के लिए। ये मानसिकता को चेंज करना है और इसमें सरकारी रवैया को खुद चेंज करना है। अनफॉर्चुनेटली ये बात न मैं मरकज की तरफ से देख रहा हूँ न रियासत की तरफ से देख रहा हूँ। अब देखिए, कोविड से पहले इन्होंने कुछ प्रकल्प शुरू किए थे, जैसे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में क्या करने वाले थे हमें तो पता नहीं, क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी थोड़ा बहुत अजीब सा बन गया था कि 1 महीना हुआ था आपका यूनियन टेरिटरी बनने का, अनाउंसमेंट हो गया इन्वेस्टर समिट, जबकि आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं था कि आप ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आप करेंगे क्या। पर उसके बाद इसको जब लोग ऑर्गेनाइज करने लगे और रोड शोज करने लगे, काफी उत्साह यहाँ पे जनरेट हुआ। पर प्रॉब्लम ये कोविड बीच में आ गया और वो जो मुहिम था उसका मोमेंटम में एक रुकावट आ गया है। तो मैं मानता हूँ ये रियासत यूनियन टेरिटरी की इस हुकूमत जो करेगा, इसके बाद उसी से पता चलेगा कि उन्होंने जो दावे किए थे अगस्त 5 और 6 के समय में, वो दावे पे वो खड़े हो पाएंगे कि नहीं। दीपक सर, एक लास्ट सवाल मेरा जाते जाते वो ये पूछना चाहता हूँ कि जिस प्रकार जो है कल कहीं ना कहीं किसी स्टेट्स में जो है बाहरी स्टेट्स में वाइन शॉप्स खोली गई हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो आंकड़े दिखाते हैं 500 करोड़ रुपए की शराब जो है पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ पे दुकानें खुली है वहाँ पे बिकी है। तो क्या ये सरकार का एक अच्छा कदम था कि रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए या कोविड-19 की धज्जियां उड़ाने के लिए? देखिए, बात ये है कि लॉकडाउन तो आपको उठाना ही उठाना है, और वाइन शॉप्स बंद करने से क्या होता है, आपका एक इलीगल ट्रेड खुद ब खुद खड़ा हो जाता है। मेरा मानना था कि वाइन शॉप जब इन्होंने खोला, उनको ये समझ लेना चाहिए था कि वहाँ पे एक भगदड़ मचने वाली है, तो कोई टोकन सिस्टम वगैरह करने चाहिए। देखिए, रियासत में आपको यूनियन टेरिटरी में एक प्रपोजल आया है कि होम डिलीवरी हो। लोगों ने बड़ी खिल्ली उड़ाई, पर ये खिल्ली उड़ानी नहीं चाहिए। आपको देखना चाहिए जब आप लॉकडाउन को खत्म कर रहे हैं, क्या कोई तरीका है जहां पे काम भी हो जाए और सोशल डिस्टेंसिंग भी बरकरार रहे। इसीलिए मैं मानता हूं वाइन शॉप्स खोलने में उतना प्रॉब्लम नहीं था। वाइन शॉप्स खोलने के बाद जो सोशल डिस्टेंसिंग में प्रॉब्लम होगा, ये अंदाजा कर लेना चाहिए था। या तो कोई
टोकन सिस्टम करना चाहिए था, या ऑनलाइन सिस्टम कुछ करना चाहिए था, या होम डिलीवरी कुछ करना चाहिए था, जिसके तहत जिसको वाइन लेना है वो ले। देखिए सब एडल्ट्स हैं, आप कितना प्रवचन देंगे? जिसको प्रवचन सुनना है वो प्रवचन सुनेगा, जिसको सुन के ठुकराना है वो वाइन पिएगा। तो इसीलिए एक लेवल के बाद ये जो कहता है ना माई बाप सरकार कि प्रवचन देने वाला सरकार समझ जाना चाहिए, एक लेवल के बाद आपको जो कहना था आपने कह दिया, जिसको जो सुनना था वो सुन लिया, जिसको जो करना है वो करेगा। ये मानते हुए आपको योजना बनाना चाहिए ताकि वाइन शॉप्स अगर खुलता भी है सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रहे। और बात यह है कि स्टेट्स को तो रेवेन्यूज चाहिए। इस वक्त बहुत सारे स्टेट्स की रेवेन्यू हालत बहुत खराब है, क्योंकि रेवेन्यू तो तभी आएगा जब प्रोडक्शन होगा, कंजम्पशन होगा। जब कंजम्पशन प्रोडक्शन कुछ हो नहीं रहा है, आपको रेवेन्यूज कैसे आएगा? इसीलिए बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी सैलरीज डिफरमेंट किया है। कंपनीज तो आप जानते ही किया है। स्टेट गवर्नमेंट्स को भी काफी परेशानी आ रही थी। तो स्टेट गवर्नमेंट की परेशानी और आम लोग जो पीते हैं उनकी परेशानी, ये देखते हुए मुझे लगा कि वाइन शॉप्स और ज्यादा बंद करना नामुमकिन था बहुत सारे स्टेट्स में, डिपेंडिंग ऑन सोशल कंडीशंस। पर योजना के तहत उन्होंने खोला। सर सरकार के पास कोई और ऑप्शन नहीं था? देखिए मरकजी हुकूमत के पास कई सारे ऑप्शंस हैं, राज्य सरकारों के पास ऑप्शंस बड़े कम हैं। क्योंकि मरकजी हुकूमत बिकॉज इट्स अ सॉवरेन एंटिटी, वो कभी कभी विद द हेल्प ऑफ द रिजर्व बैंक अपने घाटा को भरने के लिए वो पैसे भी छाप सकते हैं, जिसको हम कहते हैं मॉनेटाइज द डेफिसिट। वो मार्केट में आके ऑन फेवरेबल टर्म्स बोरो भी कर सकते हैं। जब स्टेट्स ने बोरो करने की कोशिश की, उनको काफी बड़ा इंटरेस्ट रेट दे के उनको पैसा निकालना पड़ा। हाँ, तो जाहिर सी बात है, एक आप उधार ले रहे हैं और दूसरा आपको रेवेन्यू मिल रहा है। रेवेन्यू आपको तो वापस करना नहीं है, पर लोन्स आपको वापस करना है। ये सब देखते हुए बहुत सारे रियासती हुकूमत मजबूर होके उन्होंने परमिशन दिया है वाइन शॉप खोला जाए। तो जैसे कि अभी आपने देखा, हमारे साथ दीपांकर सेन गुप्ता जी थे जो कि अर्थशास्त्री हैं, तो उन्होंने बहुत ही बेखूबी एक बहुत ही अच्छे तरीके से एक मैसेजेस भी दिए हैं और लोगों को समझाया भी है अर्थव्यवस्था के बारे में। तो जिस प्रकार आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 का जो ये प्रकोप है, महामारी पूरे भारतवर्ष में पूरे विश्व में फैली हुई है, उसी को लेकर हम जिस प्रकार हर बार यही बात करते हैं, स्टे होम, स्टे फ्री, स्टे सेफ। तो आज भी यही बोलेंगे, कृपया अपने घर पे बैठिए, सुखी रहिए, अच्छे रहिए। तब तक अगली अपडेट के लिए बने रहिए उज्ज्वल।